Assalamu alaikum guys, hope so you are well. So today we are going to discuss the Renaissance period. As earlier on we already have discussed the Anglo-Saxon period and the medieval period. If you guys haven't watched those videos, I will provide a link in the description so you can also watch. Anyhow, in today's video we are going to discuss its introduction, notable works, characteristics, innovations, comparative analysis, impact on society and significance. So first of all we have an introduction of the Renaissance period. The Renaissance period spanning from 40th to 17th century was a time of remarkable cultural and इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन यूरोप। इसकी जो ड्यूरेशन है इस पीरियड का वो 40 से 70 सेंचुरी तक है। और इसमें ये था कि जो मिडल एजेस में हमारे पास था ना, यूरोपियन जो कल्चर था उनमें आर्टिस्टिक या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक की जो थी ना मिडिल एजेस में, उसकी रीबर्थ हुई है। ठीक है, इसी को कहते हैं रेनेसां पीरियड। मतलब लोगों में अगेन उनका मेंटालिटी लेवल चेंज हुआ, उनमें साइंटिफिक थिंकिंग आई। ठीक है, और उसमें ह्यूमन की अचीवमेंट्स और उनकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को इस पीरियड में डिस्कस किया गया। ठीक है, जबकि द रेनेसां मार्क्ड योर पाथ टुवर्ड्स मॉडर्निटी। रेनेसां ने मॉडर्निटी की तरफ यूरोपियंस को एक पाथ प्रोवाइड किया। ठीक है, और जबकि मिडीवल पीरियड में ये था कि उसमें फ्यूडलिज्म और रिलीजियस डोगमा का कंसेप्ट था। फ्यूडलिज्म जो मैंने ना मिडीवल पीरियड में काफ़ी मतलब डिटेल से इलेबोरेट किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ फ्यूडलिज्म क्या था। फ्यूडलिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो है वो हायर रैंक के जो लोग होते हैं ना, वो लोअर रैंक के लोगों को लैंड देते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्शन देते हैं, और एज अ रिटर्न जो लोअर रैंक के जो लोग होते हैं वो हायर रैंक के लोगों के लिए काम करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट। उसके बाद है रिलीजियस डोगमा। डोगमा क्या है जी? एक ऐसा प्रिंसिपल या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कह लें जिसमें जो लोगों का फुली बिलीव होता है, उसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कि एंसेस्टर्स ने मतलब लोगों को बताया है कि ये इस तरह से रिलीजन में एक बिलीव है, तो वो एज इट इज़ ऐसा ही होगा, उसमें कोई क्वेश्चन राइज नहीं होगा। जबकि जो रेनेसां था उसमें लोगों ने थिंकिंग स्टार्ट की। ठीक है, और उन रिलीजियस के बारे में क्वेश्चंस अराइज किए, और जिस सेकुलरिज्म का कंसेप्ट बिल्डअप हुआ रेनेसां पीरियड में। ठीक है, रेनेसां ओपन द डोर्स टू साइंटिफिक रीजनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड द सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। इसने साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ डोर्स ओपन किए। ठीक है, और उसमें एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन की एक्सप्लोरेशन, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो नोटेबल वर्क्स में हमारे पास पहले नंबर पे आता है द डिवाइन कॉमेडी बाय डेंट एलिगरी। ये एक एपिक पोइम है जिसमें एलिगरी ऑफ सॉस जर्नी टुवर्ड्स गॉड बताई गई है। अब एलिगरी क्या है जी? हमारे पास एलिगरी कहते हैं कि ऐसी स्टोरी, पिक्चर या अदर पीस ऑफ आर्ट जिसमें हम जो है वो सिम्बल्स यूज़ करते हैं हिडन मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ठीक है, वो मीनिंग टिपिकली वो मॉरल हो सकता है और या पॉलिटिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सोल की जर्नी बताई गई है हेल से, यानी कि वो हेल में कौन कौन सी टेरिफाइंग डेप्थ्स को देखता है। ठीक हो गया, और फिर वो हेवन की तरफ मूव ऑन करता है। इसमें जो मेजर थीम्स थी ना वो थी ह्यूमन के इमोशंस और इलिमिनेटिंग नोशंस ऑफ विर्च्यू, सिन एंड सेल्वेशन। ठीक हो गया, सेल्वेशन कहते हैं हमारे पास एक्ट ऑफ सेविंग, मीन्स टू से निजात या बख्शिश कह लें। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि सोल जो है वो पहले वो हेल के टेरिफाइंग सीन्स को देखती है। ठीक है, तो थीम्स यही है कि ह्यूमन के इमोशंस के बारे में बताया गया है, और विर्च्यू और सीन जो सोल ने किए होते हैं उसके बारे में बयान किया गया है। सेकंड नंबर पे पीस ऑफ वर्क आता है हमारे पास द प्रिंस बाय निकोलो मैकाइवल। A controversial text of its time, The Prince discusses political leadership and power. इसमें जो प्रिंस होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप और पावर के बारे में डिस्कस करता है। मैकाइवल्स pragmatic approach to governance, sometimes seen as justifying ends irrespective of means, challenge conventional moral teachings. इसमें conventional moral teachings के बारे में बताया गया है, लीडरशिप के बारे में बताया गया और पावर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म की। रेनेसां thinkers stress the value and potential of individual leading to achievements in various fields. रेनेसां thinkers जो थे उन्होंने स्ट्रेस दिया था इंडिविजुअल की वैल्यू पे और उनके पोटेंशियल पे, और उन्होंने न्यू अचीवमेंट्स वेरियस फील्ड में की। ठीक है, ह्यूमनिज्म
कंसेप्ट जो है रेनेसा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर्स को स्टडी किया, उसकी मेंटालिटी को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को डिस्कस किया, उनके एक्सपीरियंसेस को एंड देयर कैपेसिटीज़ ओवर डिवाइन, और उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर किया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास क्लासिकल इंस्पिरेशन। रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी गेव मोमेंटम टू रेनेसा। ग्रीक आर्ट और रोमन जो रीडिस्कवरी हुई थी ना लिटरेचर में, उसने रेनेसा को एक मोमेंटम दिया, ठीक है। जो रेनेसा पीरियड के जो आर्टिस्ट थे और राइटर्स थे, उन्होंने इसी रेनेसा पीरियड के अदर पीस ऑफ वर्क को क्लासिकल मॉडल के साथ मर्ज किया और एक यूनिक वर्क प्रोड्यूस किया, ठीक है। आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स ईगरली एम्ब्रेस क्लासिकल मॉडल्स मर्जिंग देम विद कंटेम्प्रेरी थीम्स। कंटेम्प्रेरी कहते हैं कि एक चीज़ जो है एट द सेम टाइम अकर कर रही है, ठीक है। जैसा कि रेनेसा पीरियड में जो है वो अदर पीस ऑफ वर्क को उन्होंने क्लासिकल के साथ मर्ज किया, ठीक है। आगे embrace of the secular. While religious remained influential, there was a noticeable shift towards secular topics. इसमें सेकुलर की तरफ भी थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा लोगों का। लिटरेचर एंड आर्ट बिगेन टू एक्सप्लोर डेली लाइफ। नेचर ने डेली लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ठीक है। उस नेचर और ह्यूमन के इमोशंस को इन अनप्रेसिडेंटेड वे, मतलब अनमैच्ड वे में। वो इस तरह से कि जो रिलीजियस लोग थे उन्हों का एक फर्म बिलीफ था कि जो एज इट उनको एक रिलीजन में एक बात बताई जाती है वो उसी पे ही यानी कि कायम रहते थे, ठीक हो गया। लेकिन जो सेकुलर लोग थे वो अगर उनको एक रिलीजन में कोई चीज़ बात बताई जाए तो वो उन पे सोच विचार करते, उन पे क्वेश्चन अराइज करते थे। तो इसमें एक अनप्रेसिडेंट आ गई, यानी कि अनपैरल अनमैचिंग आ गई रिलीजियस और सेकुलर लोगों में। रिलीजियस का फर्म बिलीव होता था अपने रिलीजन पे, जबकि सेकुलर जो थे वो पहले सोच विचार करते थे, उस पर क्वेश्चन अराइज करते थे और फिर जाके वो बात को या तो वो तस्लीम कर लेते थे या फिर रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरेरी इनोवेशंस। लिटरेरी इनोवेशंस में हमारे पास पहले आता है जी डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट। अब सोनेट क्या है हमारे पास? सोनेट एक 14 लाइन पोइम होती है जिसमें कोई भी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है, ठीक है। रेनेसा पीरियड में सोनेट को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है। में विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट है वो वर्ल्ड फेमस सोनेट है, जिसे हम इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। और इसमें जो थीम्स थी वो थीम ऑफ लव, ब्यूटी और पर्सनल इमोशंस के बारे में थी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन। रेनेसा लिटरेचर ने ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया, उनकी साइकोलॉजी को, उनके बिहेवियर्स और जो ह्यूमन माइंड के अंदर जो प्रोसेस को डीपली एक्सप्लोर किया। आगे आता है हमारे पास इन्फ्लुएंसेस, मीन्स टू से पीरियड का क्या इन्फ्लुएंस। रेनेसा ऑथर्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स इनकॉर्पोरेटिंग क्लासिकल थीम्स, फॉर्म्स एंड फिलोसफिकल इनटू देयर वर्क्स। रेनेसास के जो ऑथर्स थे ना, उन्होंने ग्रीक और एंशिएंट ग्रीक और रोमन के राइटर्स से काफ़ी इंस्पायर हुए, ठीक है। उनके क्लासिकल थीम्स और फॉर्म्स और फिलोसफीज़ को अपने वर्क में ऐड किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, जो कि एक इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नेम से था। और लेकिन इसमें पेट्रार्क ने खुद यानी कि ये सोनेट नहीं बनाया, जबकि उसमें जो थे ना रेनेसांस पोइट्स, अदर रेनेसांस पोइट्स की जो स्ट्रिंग थी उन्होंने मिल के इसको डिवेल्प किया इटालियन सोनेट को, ठीक है। इटालियन लिटरेचर particularly works by Petrarch and Dante had a significant impact on the Renaissance period, influencing literary forms, themes and language. इटालियन सोनेट ने भी रेनेसा पीरियड में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला, ठीक है। इटालियन सोनेट होता कैसे? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, एन 18 लाइन ऑक्टेव एंड अ 6 लाइन सेस्टेट, ठीक हो गया। इसमें 2 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक 8 लाइन का होता है और एक 6 लाइन का। ऑक्टेव में जो है राइम स्कीम ये होती है और सेस्टेट में डिफरेंट होती है। तो जो ऑक्टेव होता है उसमें यूजुअली जो है हम प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस पोज करते हैं, ठीक है, और आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं। सेस्टेट होता है उसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और आंसर्स करते हैं, ठीक है। सो हियर दिस इज़ द इटालियन सोनेट। नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कि रेनेसा पीरियड का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले है हमारे पास कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। द रेनेसा ब्रॉट अबाउट अ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एम्फेसाइजिंग एजुकेशन, आर्ट एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज, शेपिंग द इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक लैंडस्केप ऑफ यूरोप। रेनेसा जो है वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, ठीक है। उसमें एम्फेसाइज ज़्यादा किया गया था एजुकेशन पे, आर्ट पे एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज, यानी कि लोगों को नॉलेज की तरफ परसुएट किया गया, ठीक हो गया। उनमें इंटेलेक्चुअलिटी, लोगों की थिंकिंग लेवल में उनके क्रिएटिव बनाया गया, ठीक हो गया।
और ये इस तरह से सोसाइटी एक वेल ग्रूम्ड हो गई। द राइज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस फैसिलिटेटेड द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। डिसेमिनेशन कहते हैं वाइड स्प्रेड, नॉलेज को स्प्रेड करना वाइडली, कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज लिटरेरी रेट्स एंड ब्रॉडर ऑडियंस फॉर राइटर, जिससे लिटरेसी का जो रेट है वो काफ़ी हद तक रिटन फॉर्म में आने से बढ़ गया और ऑडियंस में इजीली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, ठीक हो गया, वाइडली स्प्रेड हो गया। आगे हमारे पास था कंपैरेटिव एनालिसिस, मेडिवियल वर्सेस रेनेसां। While the medieval ages focused on divine order and religious faith, the Renaissance shifted focus to human potential. जो medieval का जो focus था वो divine order पे था और religious faith पे था, जबकि जो Renaissance का था focus वो human के potential पे, worldly experiences पे था और individual accomplishments पे था और individual की accomplishments में था, जबकि medieval में सिर्फ उनका focus divine order और religious faith। Next we have foundation for the enlightenment। enlightenment क्या है? एक ऐसी मूवमेंट चली, ये एक ऐसी मूवमेंट थी 80th सेंचुरी की जिसमें जो था वो ज़्यादा बिलीफ स्ट्रेस दिया गया साइंस और लॉजिक पे, कि साइंस और जो लॉजिक है ना वो लोगों को ज़्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग देता है, इसकी बजाय कि हम ट्रेडिशन और रिलीजन को फॉलो करें, ठीक है। तो ये इनलाइटमेंट की एक मूवमेंट चली और रेनेसां ने इस पे ज़्यादा फेस किया रीज़न पे, साइंस पे और इंडिविजुअलिज्म पे, और कि जिसमें इनलाइटमेंट की बुनियाद हुई, ठीक है, और इसमें इंटेलेक्चुअलिटी और फिलोसफिकल एडवांसमेंट्स आई इस पीरियड में। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में ये आता है कि इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक फ्लोरिशिंग। द रेनेसां वाज अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेंशन, फील्ड्स लाइक आर्ट, इसमें इंटेलेक्चुअलिटी और एक्सपेंशंस हुई, फील्ड जिसमें आर्ट और लिटरेचर और साइंस में जो है वो अचीवमेंट्स हुई, लोगों का माइंड लेवल क्रिएटिव माइंड बना, ठीक है, उन्होंने रिलीजियस से ज़्यादा साइंस की तरफ अपना माइंड लेवल शिफ्ट किया, ठीक है, और इसमें जो है वो एक मॉडर्न वर्ल्ड पे ग्रेट इन्फ्लुएंस डाला इस पीरियड ने। वर्ल्ड व्यू एवोल्यूशन, द एरा इंट्रोड्यूस अ न्यू पैराडाइम ऑफ थिंकिंग में पीपल स्टार्टेड टू चैलेंज लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स, चैम्पियनिंग रीजंस एंड एविडेंस ओवर ब्लाइंड फेथ एंड सेटिंग। वही बात आ गई कि पहले रिलीजियस डोगमा ये था कि लोगों का ब्लाइंड फेथ था एक चीज़ पे, ठीक है, लेकिन इसमें ये हुआ कि एवोल्यूशन आई, लोगों में उनका थिंकिंग लेवल चेंज हुआ, उनकी बिलीव्स चेंज हुए, मेंटालिटी लेवल चेंज हुआ, जिसने सेकुलर सोसाइटी की बुनियाद। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक this video, please subscribe to the channel and press the bell icon for getting further update. Thank you.